यहां पर आप लिखा देख रहे हैं कि पुतिन अनहैप्पी विद बाइडेंस इंडियन ओरिजिन पिक टू रन वर्ल्ड बैंक। यानी कुल मिलाकर एक सुर्खी तो यह सामने तुरंत आ ही जाती है कि पुतिन खुश नहीं है। किस बात से खुश नहीं है? बाइडेन के द्वारा हाल ही में एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाए जाने का, किसका प्रेसिडेंट? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाए जाने पर जो नॉमिनेशन किया गया है, अभी बने नहीं है, नॉमिनेट हुए हैं। अब ये नॉमिनेट का मतलब भी क्या होता है, सारी प्रक्रिया समझाऊंगा, सारा डिटेल्स इस सेशन को आज हम समझने वाले हैं। कुल मिलाकर रशिया कंसीडरिंग चैलेंजेस टू यूएस नॉमिनी टू हेड वर्ल्ड बैंक, यानी कुल मिलाकर आज की अगर सुर्खियों को देखा जाए तो यह समझ में पहली ही लाइन में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कोई व्यक्ति के पद पर किसी की नियुक्ति होनी है, एक पद पर, है ना, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक के हेड के पद पर नियुक्ति होनी है। उस नियुक्ति को लेकर के अमेरिका और रूस एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। ये कुल जमा बात कंक्लूड होती हुई दिख रही है। तो चलिए इस बात को पूरा डिटेल से ही समझ लेते हैं। कौन है वो व्यक्ति? ये है वो व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है? अजय बांगा। क्या करते हैं ये? फिलहाल तो ये मास्टर कार्ड के हेड हैं, लेकिन हेड थे, है ना, लेकिन फिलहाल अमेरिका द्वारा इन्हें वर्ल्ड बैंक के लिए नॉमिनेट किया गया है। अमेरिका द्वारा नॉमिनेट किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाइडेन ने इन्हें नॉमिनेट करा है, यानी कि आपको हम चाहते हैं कि आप आगे चल के वर्ल्ड बैंक संभालें। लेकिन यह बात आपको एक बार में किक नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? आपको नहीं पता ना कि आफ्टर ऑल वर्ल्ड बैंक है क्या, उसमें जाकर ये करेंगे क्या, इनका होने का और ना होने का मतलब क्या है। इसका मतलब आपको वर्ल्ड बैंक भी जानना है, वर्ल्ड बैंक की व्यवस्थाएं भी समझनी है, और उसके साथ साथ फिर ये टसल भी समझनी है। यानी आज के सेशन में वर्ल्ड बैंक को जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हल्का सा जानकारी आप जिनके बारे में ले लें वो है अजय बांगा। इस पूरी कहानी को विस्तार से अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने से पूर्व आपको थोड़ा वर्ल्ड बैंक और उसकी कहानी को समझना होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझें इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी थोड़ा ब्रीफ में है। कहानी यह है कि आपको दुनिया में दो भीषणतम युद्धों के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में नाम आता है वर्ल्ड बैंक 1 और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का। साथियों, जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, उस दौरान वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही दुनिया ने इतनी ज्यादा टूट फूट, लोगों की मृत्यु, इकोनॉमीज की बर्बादी देख ली थी कि उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी कि जीत तो गए लेकिन हम जीत कर भी हार गए। अब आप पूछेंगे ये कैसी कहानी है? तो इनकी लड़ाइयों के अंदर जो विजित राष्ट्र थे, क्योंकि जर्मनी से लड़ाई चल रही थी, तो जो जीतने वाले राष्ट्र थे उन जीतने वालों में कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रशिया था, चाइना पिछलग्गू था। जीत तो गए साहब, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जीत कर भी बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। बर्बाद क्यों? क्योंकि युद्ध में केवल जीतने का अनाउंसमेंट ही पर्याप्त नहीं होता। आपको कुछ संसाधन भी जीतने होते हैं, आपको अपनी क्षति भी मिनिमम रखनी होती है, अपने लोगों का भी नुकसान छोड़ना होता है, यानी कि उनको नुकसान ना हो यह भी तय करना होता है। ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध के अंदर बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अमेरिका इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? एक तो उसकी लोकेशन जर्मनी से काफी दूर थी। कहां दूर थी भाई? वो समुद्र के दूसरी तरफ था, यानी बीच में जो अटलांटिक ओशियन है उसके ट्रांस में था वो। इस वजह से जर्मनी का उस पर सीधा इतना प्रभाव नहीं पड़ा। हां, अमेरिका पर प्रभाव पड़ा जब जापान ने पर्ल हार्बर को टारगेट किया, और उसी कारण से अमेरिका वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व भी हुआ था। इसका मतलब अमेरिका जिस तरह से आज रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर फाइनेंस कर रहा है, यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर दे चुका है, ऐसे ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस को और ब्रिटेन को पैसा दे रहा था कि आप पैसे लो, आपको मटेरियल चाहिए, लड़ने के लिए वेपन चाहिए, सब ले लो, लेकिन लेने की एवज में मुझे आपसे कुछ फेवर चाहिए। क्या फेवर चाहिए? आप ये कमिटमेंट दो कि भविष्य में कुछ खरीदोगे तो मुझसे खरीदोगे। बोले ठीक है। आप ये कमिटमेंट दो कि वेपन खरीदना होगा तो मुझसे खरीदना होगा। बोले ठीक है। अमेरिका एक व्यापारी की भूमिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निभा रहा था। ये अमेरिका को, जैसे आज भी अगर मान लो
रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें यूक्रेन को जिस तरह से फाइनेंस दिए जा रहे हैं ये सारे देश, अचानक रशिया पलटकर अमेरिका पर हमला कर दे तो अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व कहलाएगा। इनडायरेक्ट इन्वॉल्व तो अभी भी है, लेकिन वो उस समय डायरेक्ट इन्वॉल्व कहलाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व लंबे समय तक नहीं था। डायरेक्टली इन्वॉल्व तब हुआ जब उस पर खुद हमला हो गया। आप पूछेंगे इस बात को क्यों बताया? इस बात को इसलिए बताया कि जब युद्ध समाप्त होता है, आज जैसे आपने सुना होगा कि आपको जेलेंस्की यूक्रेन वाले ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन में इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, घर टूट चुके हैं, बर्बादी हो चुकी है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग माइग्रेट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो यूक्रेन को पुनः बसाना भी तो होगा। तो यूक्रेन की पुनः बसावट अपने आप में एक पैसा चाहेगी। यूक्रेन की पुनः बसावट जो पैसा चाहेगी, वो पैसा कौन देगा? अरे किसी को तो देना होगा। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब ये देश जीतकर भी बर्बाद हो गए, या जर्मनी जिसने सरेंडर कर दिया, उसको भी तो पैसा चाहिए कि हां भाई अब हम टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हमें दोबारा से बनना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सब देशों ने एक मीटिंग करी, जिसे ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा जाता है। उस ब्रेटन वुड सम्मेलन में डिसाइड किया गया दुनिया के लिए 2 बैंकों के निर्माण का। उनमें से एक बैंक का नाम था वर्ल्ड बैंक और दूसरी का नाम था आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक उस समय वर्ल्ड बैंक नहीं कहलाई थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD नाम दिया गया था उसका, जिसका बाद में नाम बदल करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल था कि अब जितने भी देश बर्बाद हो गए हैं उनको उठाने का प्रयास किया जाए। तो जैसा आपने नाम सुना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट मींस इस बैंक का उद्देश्य है कि दुनिया के इन देशों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। आप पूछेंगे तो इन बैंकों के पास पैसा कहां से आएगा? देश को पुनः बनाने में तो बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल सही है। इसलिए दुनिया के सब देशों से आह्वान किया गया कि हर देश इस बैंक के निर्माण में अपना अपना सहयोग दे। जैसे आज हमारे देश में आरबीआई है, वो हमारी अपनी बैंक है, उसमें हमारा अपना धन रखा है, हमारे अपने गोल्ड रखे हैं, अपना फॉरेक्स रखा है, अपना धन है सब कुछ, किसी दूसरे देश का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों ने कहा कि अब जरूरत आ पड़ी है दुनिया को दोबारा बनाने की। तो ब्रेटन वुड शिखर सम्मेलन में 189 देशों ने सोचा कि हम मिलकर के एक बैंक बनाएंगे, हम सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उस बैंक में पैसा डालेंगे। बोले बैंक में पैसा कौन डालता है? बैंक से तो पैसा लेते हैं। बोले नहीं, जैसे किटी पार्टी जब होती है, किटी पार्टी का मतलब जब कई महिलाएं आपस में बैठ करके एक पार्टी स्वरूप में अपना अपना पैसा शेयर करती हैं और कहती हैं कि ये आज जिसका जो तंबोला विनर रहा या जो खेल का विनर रहा, उसे इस पूरी पार्टी का पैसा एक मुश्त दे दिया जाएगा। लोन देने का काम कौन करेगा? तो बोले एक काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक का एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? बोले स्ट्रक्चर अपन लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। बोले बताइए साहब। बोले स्ट्रक्चर में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक कहां हो ये डिसाइड करो। बोले बताओ। बोले ये अमेरिका में होगी। बोले ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन डालेगा? बोले जिसके पास होगा। तो अमेरिका ने कहा कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, मैं इसमें पैसा डालना चाहूंगा। अमेरिका ने उस समय इस बैंक के अंदर लगभग 35% जो दुनिया का कुल पैसा इस बैंक में डलने वाला था, उसका 35% खुद ने डाला। बोले मैं डाल रहा हूं पैसा, चिंता मत करो, जिसको लोन लेना है ले लो और निर्माण करो, नव निर्माण करो। बोले ठीक है साहब। इस तरह से दुनिया के सारे देशों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, इंडिया भी 1945 में इसमें कनेक्ट हो गया, दुनिया के सारे देशों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें जुड़ने का निर्णय लिया। बोले बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आज क्या स्थिति है? हमने कहा अब आज की स्थिति तक अगर पहुंचना है तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी बन चुकी होगी कि किस देश ने इसमें कितना अपना पैसा डाला। अब ध्यान से समझना, यहां पे जिस देश ने जितना पैसा डाला, स्वाभाविक है उसका इस बैंक पर उतना ही अधिक अधिकार होगा। भाई अगर मैंने एक बैंक बनाई, उसमें ज्यादा पैसा मेरा डाला है, तो मेरा अधिकार भी तो उस पर ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए जितना पैसा डाला उसी के आधार पर वोटिंग राइट दिए गए।
वोटिंग राइट काम कहां आएंगे? बैंक के डिसीजंस में। जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन बने, इसका डिसीजन अगर लेना हो तो यह डिसीजन वोटिंग राइट से होगा। अब वोटिंग राइट किस आधार पर बटे? किसने कितना पैसा डाला। आपके मन में अब कुनाचे मार रही होंगी चीजें कि आज की स्थिति बताओ, आज किसका कितना वोटिंग राइट है? क्या अमेरिका आज भी 35% पर टिका है क्या? या इंडिया आज भी उस स्थिति में है क्या जो पहले था? इंडिया का वोटिंग राइट कितना है? रशिया का वोटिंग राइट कितना है? दुनिया का टॉपर कौन है? ये सारी बातें बताऊंगा। तो थोड़ा सा अब वर्ल्ड बैंक में आगे बढ़ते हैं। आज ये वर्ल्ड बैंक अपना नाम बदल चुकी है, यानी अब ये IBRD अपना नाम बदल चुकी है। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो चुका है जिसमें 5 बड़ी बैंक शामिल हो चुकी हैं। IBRD, IFC, IDA, ICSID, मीगा, ये 5 बैंकों का फिलहाल समूह हो चुका है। सबसे पहले ये बना था, ठीक है। आज की स्थिति कैसी है? इस वर्ल्ड बैंक के अंदर गवर्नर्स जो हैं वो इसको गवर्न करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली इसके अंदर एक बॉडी होती है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ गवर्नर। अब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है? इसके अंदर जिस तरह से समझिए अपनी संसद के अंदर सांसद होते हैं, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक में 189 देश शामिल हैं। तो उन देशों के या तो वित्त मंत्री या फिर उनकी बैंक के गवर्नर, जैसे इंडिया की बैंक है RBI, तो RBI का गवर्नर, गवर्नर रैंक का जो व्यक्ति है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल किया जाता है। क्लियर? तो एक प्रकार से इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनमें या तो बैंक के जो सब देशों की अपनी अपनी RBI टाइप की बैंक हैं उनके गवर्नर्स होंगे या वित्त मंत्री होंगे। नंबर 1, उनमें से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, यानी उनमें से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? अब ये 189 हैं, इन 189 में से 25 लोग चुने जाते हैं। कितने लोग चुने जाते हैं? 25, ओनली 25। 25 में से 20 जो हैं वो तो इलेक्टेड हैं और 5 नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड मतलब नामित सदस्य हैं, ठीक है साहब। तो इनसे 189 से 25 का सफर हो गया। अब इन 25 को यह पावर है कि इनके सामने प्रेसिडेंट जब बनाया जाए तो उसका ये इंटरव्यू लें। प्रेसिडेंट कौन बनेगा? अब जैसे अमेरिका ने अपने द्वारा सजेस्ट कर दिया अजय बांगा। कौन कर दिया? अजय बांगा। बोले अजय बांगा जी प्रकट होइए, हमारे सामने इंटरव्यू दीजिए। ये इंटरव्यू पास कर गए तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब आप पूछेंगे जैसे अमेरिका ने नॉमिनेट कर दिया, ऐसे तो कोई भी नॉमिनेट कर सकता है, ऐसे तो पाकिस्तान भी नॉमिनेट कर सकता है, ऐसे तो कोरिया भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन में जैसे वही वाली बात है, अपनी संसद के अंदर जब नॉमिनेशन होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, उसमें जिसके पास ज्यादा वोट हैं उसी का ही कैंडिडेट मायने रखता है। कैंडिडेट उसका मायने नहीं रखता जिसके पास नंबर्स नहीं है। आप में से आपके पास संसद के अंदर हो सकता है 5 सांसद हो, आपने कहा मेरा उम्मीदवार ये होगा, बोले खुश हो लो इस बात से। जीतेगा तो वही जिसके पास वोट शेयर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? वोट शेयर किसमें? वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो फिर वोट बैंक के अंदर वोट शेयर किसके पास कितना है, ये सारी तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दी है, ठीक है साहब। अब किसके पास वोट शेयर कितना है यह जानकारी अब मैं आपको दूं, उससे पहले रशिया का स्टैंड जान लो। रशिया अभी फिलहाल अपना एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर में बिठा के रखा हुआ है। ये कहां से आते हैं? इनमें से आए हैं। स्वाभाविक है 189 देश हैं, तो उन 189 में से 25 लोग आने हैं, तो एक रशिया को भी मिल गया होगा, उसने भी किसी ना किसी का प्रतिनिधित्व किया होगा। जो रशिया का मेंबर यहां पर बैठा हुआ है उसका नाम है रोमन मार्शेविन। रोमन मार्शेविन का जो तर्क है वो अब आपको सुनना चाहिए। रोमन मार्शेविन कहते हैं कि आप लोगों ने एक अमेरिकी व्यक्ति को नॉमिनेट किया है। अब आप कहेंगे अजय बांगा तो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, अमेरिका में अब उसका अपना नागरिकता ले चुका है, तो दुनिया की नजर में वो इंडियन अमेरिकन है। और रोमन मार्शेविन जब चर्चा कर रहे हैं तो इसकी चर्चा एज एन अमेरिकन कर रहे हैं कि आपने एक अमेरिकन को नॉमिनेट किया है और अमेरिकन नॉमिनेशन का हम विरोध करते हैं। बोले भाई क्यों विरोध करते हो? बोले हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि जब से वर्ल्ड बैंक बनी है, कब से बनी है? 1944 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब से वर्ल्ड बैंक बन गई थी 1945 के अंदर, ठीक है। तो बोले जब से वर्ल्ड बैंक बनी है
तब से अगर देखा जाए तो इसमें 13 प्रेसिडेंट बने हैं और 13 में से 12 प्रेसिडेंट अमेरिकी थे। कितने प्रेसिडेंट अमेरिकी थे? 12 प्रेसिडेंट अमेरिकी थे। तो बोले ये तो अमेरिकी वर्चस्व की कहानी हुई, और अगर ये अमेरिकी वर्चस्व है तो अमेरिकी वर्चस्व बोले तो हेजिमोनी, तो बोले हम इसको चैलेंज करते हैं। चैलेंज क्यों कर रहे हैं? समझ में आया? जब से वर्ल्ड बैंक बना है तब से 13 में से 12 प्रेसिडेंट, 13 प्रेसिडेंट्स में से 12 प्रेसिडेंट जो हैं वो अमेरिकी थे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से 15% के आसपास जिसका वोटिंग राइट है उसका चैलेंज रूस किस आधार पर कर रहा है? तो आंसर है वो इन लोगों को अपने पक्ष में करना चाहता है। कर्जदारों का मसीहा। आप पूछेंगे कर्जदारों का मसीहा बनने के पीछे उसका क्या लालच है? वो खुद भी कर्जदार रह चुका है, तो उसे लगता है मेरी सुनवाई क्यों ना हो। तो बोले क्यों? क्योंकि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया का कब्जा किया था उस समय से वर्ल्ड बैंक ने रशिया को लोन देना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि कल को किसी कर्जदार को उसके किसी एक्शन का नुकसान ना हो। ऐसी स्थिति में कर्जदारों की ही यहां पर प्रेसिडेंसी हो। कर्जदार ज्यादा हैं तो इनका व्यक्ति बने, तो रशिया अपने तरफ से कर्जदारों का लीडर बनाना चाहता है। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आपको यह बात क्लियर हो गई हो। क्या इस तरह से चेंजेस संभव हैं? देखिए असल में अमेरिका के पास यहां पर कुछ वीटो पावर्स भी हैं। जब से वर्ल्ड बैंक बनी है तब से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में कुछ नियम रहे हैं। वर्ल्ड बैंक पर हमेशा अमेरिका का हेडिंग रही है, और जो आईएमएफ है उस पर बिना कहे आईएमएफ के ऊपर यूरोपियन नेशंस की हेडिंग रही है। ठीक है, तो यह जानकारी उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई हो। क्लियर हो गया हो तो बेहतर है, बाकी जो मैंने आपको जानकारी दी है वो क्लियर हो जानी चाहिए। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने तो अजय बांगा जी को खूब बढ़िया से कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा बंदा जीत रहा है, और जीत रहा है तो बढ़िया है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर लेकिन इससे क्या यह माना जाए कि भारत और रूस के संबंध खराब हो रहे हैं? नहीं भाई, ऐसे मत मानो। इंडिया की तरफ से ऑलरेडी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको यह क्लियर हो। इंडिया की तरफ से दलवीर भंडारी जी आईसीजे में गए हुए थे, यूएन की जो कोर्ट है वहां पर गए हुए थे। जब रशिया ने यूक्रेन पर अधिनिवेशन किया उस समय पर उन्होंने अपने निर्णय में रूस के विरोध में वोट दिया। इसका मतलब यह थोड़ी है कि इंडिया ने रूस के विरोध में वोट दे दिया। ये सब लोग इंडिया से निकलकर इंडिया की पहचान अपने साथ जरूर रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पद या दायित्व हो उसके खिलाफ काम कर दें। ठीक है, तो इससे बेफिक्र रहिए, इंडिया और रूस के संबंध भी खराब नहीं होंगे और इंडिया अमेरिका के संबंध भी खराब नहीं होंगे। तो फिर आप पूछेंगे अमेरिका इतना उत्तेजित क्यों था अजय बांगा जी के लिए? कारण यह है क्योंकि फिर से जो चुनाव होने जा रहे हैं अमेरिका में 2024 में, उसके लिए वो चाहते हैं कि इंडियंस का समर्थन बाइडेन को मिलता रहे, उनकी पार्टी को मिलता रहे। ठीक है साहब, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप सभी साथियों के।